डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित निबंध प्रेमचंद और भाषा समस्या के अंतर्गत प्रेमचंद के विचारों को बहुत ही सरल और सही ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के बीच का जो भेद है उसको मिटाने के पक्षधर थे। जब वो सेवा सदन उपन्यास लिख रहे थे तो उनके मन के अंदर ये भाषा संबंधी समस्या उठी थी। तब उन्होंने इस समस्या को निपटाते हुए या समस्या से जूझते हुए ये कहा था कि हमें हिंदी और उर्दू का भेद मिटा देना चाहिए, क्योंकि दोनों जो भाषाएं हैं एक हैं, उसको बोलने वाले भी एक ही स्थान पर रहते हैं। वो मानते थे कि अगर हम लोग एक दूसरे की भाषा को ग्रहण करके चलेंगे तो वो हम सभी के लिए अच्छा होगा। अब इसी तरह उन्होंने राष्ट्रभाषा के संबंध में जो उनके विचार हैं वो पूर्णतया ये थे कि जो राष्ट्रभाषा है वो केवल मात्र ये नहीं है कि ये भाषा जो है रईसों की, अमीरों की भाषा होगी, उसे किसानों और मज़दूरों की भाषा बनना पड़ेगा। कौन सी भाषा किसानों और मज़दूरों की भाषा बन सकती है, ये उनकी कहानियों और उपन्यासों के ही किसान मज़दूरों की भाषा को देख करके बताया जा सकता है। प्रेमचंद हिंदी का शब्दकोश बढ़ाना चाहते थे और मानते थे कि हमें इसके जो शब्दकोश है उसको बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसे शब्द नहीं लेने चाहिए जिनके अर्थ समझने में दूसरों को क्लिष्टता हो और जिससे ये लगे कि हिंदी हिंदी ही ना रहे। इसके लिए उन्होंने नवंबर 1935 के हंस में लिखा था, इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना कोश बढ़ाने की धुन में वह अपना रूप ही न खो बैठे। हिंदी एक मर्यादा है और उसका चाहे जितना भी विस्तार हो, उसकी मर्यादा की रक्षा होनी अत्यंत आवश्यक है। अब जो हिंदी का जो प्रचार प्रसार है उनसे उन्होंने जीवन पर्यंत जो अपने अनुभव हैं, अपना चिंतन है, उसको उन्होंने यहाँ पर दिया। सरल भाषा की उन्होंने बात की कि जो हमारी लिपि है वो बहुत अच्छी है, सरल है, हमें उसको और सरल बनाना चाहिए ताकि जो जनसाधारण की भाषा है उसे अलग से कठिन शब्द जो हैं सीखने का अलग से प्रयास ना करें। अगर भाषा के अंदर कठिनता होगी तो साधारण व्यक्ति उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। प्रेमचंद के इन शब्दों को अगर हम ध्यान दें कि जब तक जनता में शिक्षा का अच्छा प्रचार नहीं हो जाता, उसकी व्यवहारिक शब्दावली बढ़ नहीं जाती, तब उसके समझने लायक भाषा में तात्विक विवेचनाएं नहीं लिख सकते। अर्थात अगर हम ऐसी भाषा, ऐसी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं तो उस भाषा को समझा भी जाना चाहिए, लोग उसे समझें, फिर ही हमारे उसके बारे में बात करने का हमारा जो प्रयास है, जो हम अपने शब्दकोश बढ़ाना चाहते हैं या लिपि जो है सबके आगे लाना चाहते हैं, तो वो सरल होनी चाहिए। इसके बाद है कि राष्ट्रभाषा का साहित्य ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता में ठहर सकता है। अब ये तो प्रेमचंद जी मानने लग गए थे कि जब तक हमारी अपनी भाषा नहीं होगी तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके सामने नहीं खड़े हो सकते। उनका विचार था कि देश का साहित्य यदि उन्नति कर सकता है तो राष्ट्रभाषा के द्वारा ही, अन्य उपभाषाओं से नहीं। राष्ट्रभाषा का जो साहित्य होगा वो ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता में ठहर सकेगा। उनका ये स्वप्न देखना कि भारत की सभी प्रांतीय भाषाएं संसार की समुन्नत भाषाओं के बराबर हो सकती हैं, एक राष्ट्र एक ही भाषा को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय संघों के बराबर खड़ा हो सकता है। अब राष्ट्रभाषा के प्रश्न को बहुत महत्वपूर्ण समझते थे कि इसी से उन्होंने राष्ट्रभाषा का मस्तक ऊंचा किया जा सकता है
उनकी जो कसौटी हर स्थान पर यह थी कि वो बोधगम्य होनी चाहिए, अर्थात उसको समझने में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से उनका ये भी मानना था कि जो हिंदी और उर्दू का जो विवाद चल रहा है उसके स्थान पर एक मिली जुली साहित्यिक शैली होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम हिंदी बोलने वाले उसके शब्दों के अंदर ज़्यादा संस्कृत के तत्सम शब्दों को लाते हैं तो भी सामने वाला नहीं समझ पाता, और अगर दूसरी तरफ उर्दू बोलने वाले उसके अंदर अरबी फ़ारसी के शब्दों को लाएंगे तो वो भी समझना जो है कठिन हो जाएगा। इसलिए जो भाषा है उस भाषा का जो प्रयोग है वो जन जागरण के लिए, लोगों के लिए होना चाहिए। प्रेमचंद अंग्रेज़ी भाषा के विरोधी थे। उनका वो मानना था कि हमारे देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, हमें अपने ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, हमें अंग्रेज़ी के प्रति उसका प्रतिकार करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो हम साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे हैं, हम देश में, अपने देश में आज़ादी चाहते हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनसे, तो फिर हम उन्हीं की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। हमें उनकी भाषा का प्रयोग भी जो है उसका भी प्रतिकार हमें करना चाहिए। हमें उनके सामने सिर नहीं झुकाना है, बल्कि अपनी भाषा को वो सम्मान देना है। प्रेमचंद ने ये अंग्रेज़ी प्रेमी व्यक्तियों के लिए ये बात बहुत पहले कही थी, लेकिन आज भी उस बात का उतना महत्व नहीं बन पाया है। अगला है कि अगले बिंदु के अनुसार या वैसे देखा जाए तो उनका ये मानना था कि ये जो विवाद हैं, जो हमारी भाषा क्यों नहीं बन पा रही है, ये सारे जो बातें हैं हमारे नेताओं के अंदर इस प्रकार की कोई भी देश के प्रति उनकी जागरूकता दिखाई नहीं देती कि हमारे जो नेतागण हैं इसको प्रभावित रूप से सामने लाने का प्रयास करें, सबके सामने लाएं, ताकि हमारे देश के अंदर हमारी भाषा जो है वो प्रचलित हो सके। उन्होंने नेताओं पर इस बात को लेकर के व्यंग किया है कि अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो इसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो हमारे देश के नेताओं की जो नीतियां हैं उस कारण से हम इस प्रकार का काम नहीं कर पा रहे। तो उनका ये क्रोध भी वाजिब था कि उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा देश है जो स्वाधीन है या स्वाधीनता के लिए लड़ रहा है, हमारी तरह दूसरों की ज़ुबान को अपने राजकाज की ज़ुबान बनाए हुए है। प्रेमचंद ने उन लोगों को भी कड़ी फटकार डाली थी जो इस गुलामी पर नाज करते थे। उन्होंने तमाम अंग्रेज़ी भक्तों पर घड़ों पानी उंडेलते हुए कहा था कि अंग्रेज़ी राज्य की जगह आप स्वराज्य चाहते हैं, उनके व्यापार की जगह अपना व्यापार चाहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी भाषा का सिक्का हमारे दिलों पर बैठ गया है, उसके बिना हमारा पढ़ा लिखा समाज अनाथ हो जाएगा। इसलिए हमें इन सब को छोड़ करके आगे बढ़ना होगा। अंतिम बिंदु है इसका कि धर्म के नाम पर भाषा और कौम का बंटवारा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वो बुनियादी एकता की बात करते हैं कि हमें अपनी भाषा को लेकर के अलग अलग नहीं होना चाहिए। धर्म हमें बांटने का काम नहीं करता है, क्योंकि प्रेमचंद हिंदी और उर्दू को एक ही ज़बान मानते थे, और वो कहते थे कि अगर उर्दू बोलने वाला सरल ढंग से अपनी बात को कहेगा तो हिंदी वाला भी समझ जाएगा, और हिंदी वाला अगर अपनी बात को सरल ढंग से कहेगा तो उर्दू समझने वालों को भी उसे समझने में किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी। इसी प्रकार उन्होंने हिंदी और उर्दू को एक करने के लिए, कौमी भाषा और संस्कृति का नया विकास करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, और ऐसे ही प्रयासों की जिम्मेदारी जो है वो आने वाली पीढ़ी पर छोड़ गए हैं कि ताकि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके उनकी जिम्मेदारी को पूर्ण करें। धन्यवाद।